Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. AOP share standard number 4. Settlement of debt by set off. तो डेट की जो है वो सेटलमेंट करनी है, लेकिन सेट ऑफ के थ्रू करनी है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो सेट ऑफ के बारे में है। यानी यही है कि दोनों पार्टीज एक ही टाइम पे वो डेटर भी हो और क्रेडिटर भी हो। तो उस सूरत में इस जो सेट ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो दिस स्टैंडर्ड कवर द सेटलमेंट ऑफ डेट बाय वे ऑफ सेट ऑफ। This standard shall not apply to discharge of liability by way of transfer, waiving of obligation, composition, acquisition of right payable, or bilateral cancellation of a contract, as they are covered by their respective standard. Shall not apply to discharge of liability by way of transfer का मतलब है हवाला। हवाला का अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है। वेविंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑब्लिगेशन के भाई आपने जो रिसीवेबल है उसको वेव ही कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया। इसी तरह एक्विजिशन ऑफ राइट पेबल और बायलैटरल कंसिलेशन जो है वो भी यही है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने जो है ना वो बायलैटरल कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस सूरत में भी ये नहीं है। तो ये क्या है, सेटलमेंट ऑफ डेट बाय वे ऑफ सेट ऑफ है। तो इसको जो है वो डिफाइन किस तरीके से कर रहा है कि डिफिनेशन ऑफ सेट ऑफ एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। A setup is to extinguish a debt receivable by a debt payable। यानी डेट रिसीवेबल को कॉल ऑफ करना, जो है उसको मिन्हा करना, उसको उसको कह रहे उसको सेट ऑफ करना, या उसको डिडक्ट करना किससे, या उसको ख़त्म करना किसके थ्रू, जो है वो डेट रिसीवेबल को डेट पेबल के थ्रू को जो है वो एक्सटिंग्विश करना क्या कहलाता है, सेट ऑफ कहलाता है। यानी अ, एक साहब हैं जिन्होंने मेरे 10 रुपीज देने हैं और मैंने भी उनके 10 रुपीज देने हैं। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ। इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फॉर्म्स, मैंडेटरी सेट ऑफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल सेट ऑफ। इस शेयर स्टैंडर्ड के अंदर जो थोड़ी सी मुश्किल बात अगर है तो वो है ही यही कि सेट ऑफ का तो सबको पता है क्या होता है। मैंडेटरी सेट ऑफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल सेट ऑफ जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो आपको एओपी से मॉक एग्जाम बन के आता है उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन उस मॉक एग्जाम के अंदर भी है। और इवन फिर जो फाइनल एग्जाम होता है, इवन जो मैंने भी दिया तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि वो एक हमें सिनेरियो देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मैंडेटरी सेट ऑफ है या कॉन्टेक्चुअल सेट ऑफ है। और फिर इनकी भी सब फॉर्म्स है, यानी मैंडेटरी की भी और कॉन्टेक्चुअल की भी। तो फिर वो सब फॉर्म्स के अंदर से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो इस स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बात है। बाकी इस स्टैंडर्ड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ज्यादा गौर तलब हो। सबसे पहले है मैंडेटरी मैंडेटरी सेटअप। तो a mandatory setup is setup that occurs without the need of for bilateral agreement। यानी जहाँ पे सॉरी, मैंडेटरी सेटअप वो है जहाँ पे जो है वो सेटअप करने के लिए दोनों पार्टीज के दरमियान यानी बायलैटरल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके कंसेंट ऑफ बोथ इंडेप्टेड पार्टीज, यानी जो दोनों पार्टीज हैं उनकी मर्जी या उनका एग्रीमेंट जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। दैट विदाउट द नीड, यानी उसकी नीड जरूरत ना हो। विदाउट द नीड, विदाउट द नीड। तो विदाउट द नीड पे ज्यादा फोकस करना है कि एग्रीमेंट की जरूरत भी नहीं है। एग्रीमेंट तो हो पे अभी दो पार्टी के दरमियान ही होता है ना, एग्रीमेंट एक पार्टी के दरमियान नहीं होता, इसलिए बायलैटरल क्लास भी आ गया। और इसी तरीके से कॉन्सेंट भी नहीं है। अब कॉन्सेंट भी किसी दो पार्टीज के दरमियान ही कोई कॉन्सेंट होती है। तो वो ना ही एग्रीमेंट है ना ही कंसेंट है। एंड in some cases of mandatory set off, it is one party that is forced to comply with the request of the other party for set off। वो कह रहा है कि बाज मामलात में होता ये है कि इट इज वन पार्टी, जो एक पार्टी जो है दैट इज फोर्स टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर पार्टी फॉर सेटअप। उसको एक दूसरी पार्टी क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है सेटअप के लिए, और वो उस रिक्वेस्ट की वजह से फोर्स्ड होता है कि उसने वो सेटअप करना होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू कंपल्सरी सेटअप
ऑन बोथ पार्टीज। अब ये इसकी सब फॉर्म है, यानी मैंडेटरी सेट ऑफ की दो फॉर्म्स उसने और बना दी कि इट इज डिवाइडेड इनटू कंपलसरी सेट ऑफ ऑन बोथ पार्टीज, ये दोनों पार्टीज के लिए कंपलसरी होंगी, जरूरी होंगी, एंड सेट ऑफ ऑन डिमांड, और ये उसकी दूसरी फॉर्म है सेट ऑफ ऑन डिमांड, यानी मैंडेटरी सेट ऑफ, फिर उसकी दो किस्में, कंपल्सरी सेटअप और दूसरी सेटअप ऑन डिमांड ऑफ द पर्सन विद सुपीरियर डेट वेयर द अदर पार्टी इज obliged टू comply with the demand। अब सुपीरियर डेट जो है वो इसको एक्सप्लेन ये करेगा। बाज दफा अमाउंट एक डेट की ज्यादा है, दूसरे की कम है। बाज दफा एक डेट सिक्योर डेट है और एक अनसिक्योर डेट है, तो उस सूरत में भी सिक्योर डेट जो है वो क्या होगा, वो सुपीरियर डेट होगा। तो इस लिहाज से इसकी को सुपीरियर और अनसुपीरियर की बात, वेयर बाई द अदर पार्टी इज obliged टू comply विद द डिमांड, तो ये सेट ऑफ बाई डिमांड है। तो कंपलसरी क्या होगा, दोनों पार्टीज के लिए कंपलसरी होगा, और सेट ऑफ ऑन डिमांड है तो एक पार्टी का डेट सुपीरियर होगा, वो दूसरी पार्टीज को डिमांड करेगी किसके लिए, वो सेट ऑफ के लिए। तो दूसरी पार्टी जो है वो obliged टू कंप्लाई, तो या फोर्स टू कंप्लाई या obliged टू कंप्लाई ऑफ द डिमांड। तो अभी तक तो नाम आ रहे हैं, अब वो एक्सप्लेन करेगा कैसे। A compulsory set-off is the spontaneous discharge of the two debts that is not contingent on the request or consent of the both parties, both or either parties। तो ये वो है कि जिसमें जैसे उसने ऊपर कहा था कि विदाउट द नीड ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, तो वो कौन सा होगा जी, कंपल्सरी सेट ऑफ होगा। तो इज अ स्पॉन्टेनियस के नहीं उसी मौके पे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और जहाँ पे वो कंटीजेंट नहीं होते किसके ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर और कंसेंट के ऊपर, किसकी, बोथ पार्ट, बोथ या दोनों की या इधर किसी एक की भी कंसेंट के वो नहीं होते। द कंडीशन ऑफ द परमिजिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी सेटअप आर द फॉलोइंग। अब उसने ये कंडीशंस दी हैं इसकी, ABCD, ये चार कंडीशन पूरी होंगी तो कंपल्सरी सेटअप होगा, अदरवाइज वो कंपल्सरी सेटअप नहीं होगा। तो वो क्या है जी चार कंडीशंस। ईच पार्टी शुड बी अ डेटर एंड क्रेडिटर साइमल्टेनियसली। अब ये वाली जो है ना, जो दूसरे की डेफिनेशन आएगी उसमें भी ये कॉमन होगी ये वाली। तो कुछ दोनों में ना, यानी अभी यहाँ पे जो डिफाइन हो रहा है वो कंपलसरी सेटअप हो रहा है, ठीक है। फिर सेटअप ऑन डिमांड हो रहा है। तो सेट ऑफ डिमांड में भी देखें पहली क्या है कि ईच पार्टी शुड बी क्रेडिटर एंड डेटर साइमल्टेनियसली। हम इसको कलर के साथ करते हैं तो ताकि आपको, अभी हमने ये येलो किया। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी तीसरा भी आ गया कंटेक्चुअल सेटअप, और इसमें भी देखें ईच पार्टी शुड बी क्रेडिटर एंड डेटर साइमल्टेनियसली। अब ये तीन, ये पहली वाली कंडीशन जो है वो सब में क्या है, कॉमन है। तो दूसरी कंडीशन पे आते हैं और उसको दूसरे कलर के साथ हम करते हैं। इसके लिए हम ग्रीन जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है जी, बोथ डेट शुड बी इक्वल एंड काइंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड मेच्योरिटी। यानी 10 रुपए के बदले 10 रुपए की बात है, उनकी इक्वल एंड काइंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड मेच्योरिटी, वो हर लिहाज से जो है वो क्या है, वो इक्वल है, इवन मेच्योरिटी के हिसाब से, अमाउंट के लिहाज से, ठीक है। हाउएवर इफ द टू डेट्स आर नॉट इक्वल इन अमाउंट, अच्छा ये यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहा, बाकी मामला से वो कहता है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी वाला मामला है कि सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, उस वाला मामला है, या जो मेच्योरिटी है कि एक जो है वो 6 महीने का डेट है, दूसरा जो है वो 6 महीने का डेट है, या दोनों अभी जो है ना ड्यू हो गए हैं, इस तरह की मामला आते हैं। However, the two debts are not equal in amount. A setup will take place of an equivalent amount on both sides, and the other party is owed by the larger debt will remain a creditor for the remaining balance। यानी नईम बकार मुगल साहब ने मेरा 100 रुपया देना है और मैंने उनके 50 रुपए देने हैं। तो ये जो है ना वो इक्वल काइंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड मेच्योरिटी है इसमें इक्वल, अमाउंट के लिहाज से इक्वल नहीं है। अब 50 वर्सेस 50, 50 और 50 जो है वो 50, बिलाल साहब प्लीज होल्ड करें। 50 वर्सेस 50 जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। जो नईम साहब ने मेरा 50 बाकी वाला देना है तो वो उतने अमाउंट से जो है ना वो मेरे डेटर रहेंगे और मैं उतनी अमाउंट से उनका क्रेडिटर रहूंगा। ये यहाँ पे ये बात हो रही है। ये वाली क्लास जो बी है, ये हम देखेंगे कि यहाँ पे नहीं है, यानी बी यहाँ पे सुपीरियर डेट है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हम जाएंगे कि
टू पार्टीज शुड म्यूचुअली कंसेंट टू सेट अप, अभी उस पे भी नहीं है, तो ये वाली क्लास जो है वो क्या है, यहाँ पे यूनिक है, तो इसलिए हम इसको हाईलाइट भी यूनिक कलर से ही कर देते हैं। ये वाली क्लास जो है ना, ये दूसरों में नहीं आएगी, कि ये इक्वल है, बाकी हर लिहाज से अमाउंट को छोड़ के, हर लिहाज से जो लोन है दूसरे दोनों वो इक्वल हैं, अमाउंट के लिहाज से इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, और इक्वल ना होने की सूरत में भी उसने हमें बता दिया। तीसरी कंडीशन कि नीदर ऑफ द टू डेट्स शुड बी इनकम्बर्ड by an obligation to a third party, such as the right of a mortgage to one of the debts. The intention of this is to protect right associated with the amount of the debt and belonging to the third parties. Neither of the two debts should be encumbered by an obligation to a third party, such as the right of the mortgagee to one of the debts. यानी बाज दफा आप उस डेट को कहीं पे जो है वो जो है एज अ मॉर्टगेज, जो कोई अब एक रिसीवेबल है, ठीक है, अब वो रिसीवेबल है, और से कि वो अब जैसे आप देखते हैं कि अकाउंट्स वाले मामले में किसी को आपने चेक दिया हुआ है, ठीक है, तो अब वो चेक है, अब दूसरी तरफ जो बैंक है, वो बैंक आपका डेटर तो है, ठीक है, बैंक ने आपके वो पेमेंट तो देनी है, तो जब हम उसका अकाउंट करंट अकाउंट वाले मामले में देखते हैं या हवाला वाले मामले में, तो करंट अकाउंट के मामले में बैंक क्या है, आपका डेटर है, आप क्या हैं, उसके क्रेडिटर हैं। लेकिन आप चेक अगर थर्ड पार्टी को दे दिया, और थर्ड पार्टी को इसलिए दिया कि आपने अगर उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो बैंक उस चेक को प्रेजेंट करके क्या कर देगा, रिकवरी कर लेगा। तो ये उस तरह का मामला है कि भाई इस तरह का कोई मामला ना हो कि जो है ना इस डेट के ऊपर जो है वो कोई राइट किसी का क्रिएट हो, क्योंकि जो रिसीवेबल होता है ना वो एसेट है ना, तो एसेट को जो है वो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, कहीं पे एज अ सिक्योरिटी रखा जा रहा है, तो ये वाली बात, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से दूसरे में भी आएगी, नीदर ऑफ द टू डेट्स बोथ पार्टी शुड सिमिलर, द क्रेडिटर शुड द सेटअप शुड बी अरेंज। अच्छा ये उनमें नहीं है, अच्छा जी, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चौथी बात, the setup should not be arranged in a manner that result in violation of the rule of Sharia, such as riba usury or shubhatul riba, a transaction potentially involving riba। तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई सेटअप जो है वो इस तरीके से ना हो कि एक पार्टी को कोई कुछ ऐसा बेनिफिट मिल रहा हो कि जब वो बेनिफिट मिलेगा तो वो रिबा हो जाएगा, या किसी भी इवन जो है ना वो जो जिसको शुबहात रिबा कहते हैं उसके करीब वाली भी बात ना हो, यानी किसी भी तरह से कोई एक पार्टी जो है वो उसको बेनिफिट ना मिल रहा हो। तो ये बेसिक बात है, तो ये इसकी चार कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये है कि कंडीशन ऑफ परमिशन सेटअप फॉर ईच पार्टी, ये तो हो गया। बोथ डेट शुड बी इक्वल एंड काइंड, जो इसमें जो कंडीशन बी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको इसको कौन सा करती है, कंपल्सरी सेटअप करती है कि इक्वल एंड काइंड है, तो कंडीशन बी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। दूसरे नंबर पे है सेटअप ऑन डिमांड, पहला कंपल्सरी था, दूसरा है सेटअप ऑन डिमांड इज द डिस्चार्ज ऑफ द टू डेट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्रेडिटर फॉर द सुपीरियर डेट एंड हिज कॉन्सेंट। जी साहब सलीम साहब, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आखिर में आपसे क्वेश्चन लेंगे। अ सेटअप ऑन डिमांड, हैंड जो है ना जिसको कहते हैं कि वो डाउन कर ले, a setup on demand is a discharge of two debts at the request of the creditor for the superior debt and his consent to forego the excess of the amount। साथ सलीम साहब हैंड डाउन कर ले, आवाज नहीं आई तो कैसे पहुंचाएं आप तक, क्वेश्चन हम लास्ट में ले रहे होंगे। अच्छा, a setup on demand is the discharge of the two debts at the request of the creditor for the superior debt and his consent to forego the excess of the amount of privilege he is owed over that he owes। This setup will take place whether or not the creditor for the smaller debt consent। अब ये जो सुपीरियर डेट है ना, तो ये जो उसकी उसको सुपीरियरिटी मिल रही है, वो उस डेट के बैकएंड पे जो जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट्स मीन कुछ सिक्योरिटी वाले मामले हैं, उस वजह से ये सुपीरियर हो रहा है। और अगर वो दूसरे को रिक्वेस्ट करेगा, जो कि दूसरा जो डेट है उसने किसी का देना है, उसके बैकएंड पे कोई सिक्योरिटी नहीं है फर्ज किया, तो ये क्या कह रहा है कि हिज कंसेंट टू फॉरगो द एक्सेस ऑफ द अमाउंट और प्रिविलेज ही इज ओड ओवर व्हाट ही ओज,
कि वो जो जो प्रिविलेज है ना वो कौन सी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको वो क्या कर रहा है, फोरगो कर रहा है। दिस सेटअप विल टेक प्लेस वेदर और नॉट द क्रेडिटर फॉर द स्मॉलर डेट कंसेंट। तो अब ये अमाउंट जो है ना, जाहिर सी बात है वो तो उसको नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा तो वो तो रिबा होगा। तो दैट्स मीन कि उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटीज हैं उस सिक्योरिटी की वजह से जो है डेफिनेटली वो तो दूसरा जो है उसको उसको जो इसकी जो सुपीरियर है उसको फोरगो कर रहा है जस्ट। तो इसकी कंडीशन पहले वाली तो वही है। दूसरी क्या है, द क्रेडिटर फॉर द सुपीरियर डेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। तो इन टर्म ऑफ क्वालिटी भी हो सकता है, ड्यूरेशन भी हो सकता है। ड्यूरेशन में कौन सा डेट सुपीरियर होता है, जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो या जिसकी ड्यूरेशन कम हो। जो डेट जितना जल्दी ड्यू हो रहा हो वो सुपीरियर होता है, और जिसकी मेच्योरिटी डेट दूर की हो वो सुपीरियर नहीं होता, वो इंफीरियर होता है। तो क्वालिटी, तो ये तो हो गई ड्यूरेशन के लिहाज से सुपीरियरिटी। और क्वालिटी के लिहाज से कि बैकएंड पे सिक्योरिटीज वाले मामले, सिक्योरिटी है, गारंटी है, लियन है और इस तरह के मामलात हैं, तो वो क्वालिटी वाइज तगड़ा डेट हो गया। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ड्यूरेशन वाला अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेट जो है वो सुपीरियर होगा, जो जल्दी या अभी ड्यू हो रहा है, या वो कि जिसकी जो मेच्योरिटी है या जो ड्यू डेट है वो दूर की है, तो दूर वाला सुपीरियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, द क्रेडिटर ऑफ द सुपीरियर डेट इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड ड्यूरेशन शुड कंसेंट टू रिलिंक्विश एडिशनल राइट और प्रिविलेज। तो अब ये कैसे कि consent to relinquish is additional right or privilege. An example of superiority in term of quality is when the debt is secured by a mortgage. उसने वही example दे, or when a third party has given a guarantee to pay the debt and the owner of the secured debt consent to relinquish his guarantee. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। superior in term of duration exists if the duration of one of the debtor is shorter, or one that is now due and the other is not yet due. In these cases, that which has shorter duration or which is now due is superior. अच्छा जी। Both debts should be similar in kind and type but not necessarily in quality and date of maturity. However, तो ये वो तो वही क्लास है जो ऊपर उसके अंदर थी, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ये एग्जैक्ट वही क्लास है जो ऊपर वाली कंडीशन थी उसमें भी है, यही है। दिस सेटअप शुड बी अरेंज नॉट बी अरेंज, तो ये क्लास भी उसी तरीके से है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो किस क्लास के अंदर आया, वो सेकंड के अंदर आया। और ऊपर भी हमने इसको ग्रीन किया था, यहाँ पे इसको ग्रीन करते हैं। तो इसके अंदर मसला आया कि एक डेट सुपीरियर है और एक डेट सुपीरियर नहीं है। तो जहाँ पे सुपीरियर आ जाएगा वहां पे डिमांड आ जाएगी, और जहाँ पे जो है दोनों इक्वल होंगे वहां पे कंपलसरी आ जाएगा। तो बस इतना आपने याद रखना है कि एक ही चीज याद रखेंगे तो आपका मसला खत्म, कि कंपलसरी के अंदर आप रखें कि दोनों डेट जो है ना, अमाउंट के लिहाज से नहीं, बाकी हर लिहाज से क्या हो, इक्वल हो, मेच्योरिटी और क्वालिटी के लिहाज से। जबकि डिमांड वाले के अंदर एक डेट जो है वो सुपीरियर होगा और दूसरा डेट क्या होगा, वो इन्फीरियर होगा। अब है जी कॉन्टेक्चुअल सेटअप, ये एक तीसरी बात है। तो पहला है कंपलसरी, यानी मैंडेटरी के अंदर दो हैं, मैंडेटरी के अंदर दो हैं। नंबर वन कंपल्सरी, नंबर टू डिमांड। और फिर इलादा है, यानी ऊपर हमने मैंडेटरी सेटअप पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था कॉन्ट्रेक्चुअल सेटअप। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैंडेटरी को हम पढ़ के आ गए हैं जिसकी दो टाइप्स थी फर्दर। A contractual setup is a discharge यानी of two debts by consent। ऊपर वाले में देखे consent थी नहीं, दोनों सूरतों में consent नहीं थी। ठीक है, एक सूरत में सुपीरियर की consent थी, दूसरे की नहीं थी। और जो पहले वाला था मैंडेटरी, उसमें दोनों की कंसेंट नहीं थी। ठीक है, यानी वो विदाउट द नीड, यानी वहां कंसेंट की नीड नहीं थी, उसके बावजूद भी वो सेटअप हो रहा था। जबकि कॉन्टेक्चुअल सेटअप में दोनों की कंसेंट होगी, बस इसमें फर्क इतना है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल यानी एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है ना, तो जब एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट तो कंसेंट के थ्रू होगा। तो कंसेंट ऑफ द टू पार्टीज टू इस एक्सटिंग्विश देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पे इनके दरमियान मायदे के थ्रू मामला हो रहा है। तो कंडीशन क्या है इसकी परमिसिबिलिटी की, ईच पार्टी, तो ये तो वही वाली हो गई, द टू पार्टीज शुड म्यूचुअली कॉन्सेंट टू सेट अप देयर। तो वहां ऊपर ये वाली कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए तो ये म्यूचुअली है, तो इसलिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। और दिस सेटअप शुड नॉट बी अरेंज, और ये वाली कंडीशन भी ऊपर वालों में कॉमन थी। तो इसमें जो मामला आया है वो क्या आया है, जो बी है, बी है इसके अंदर, उनके अंदर भी बी के अंदर ही डिफरेंस था और यहाँ पे भी बी के अंदर ही डिफरेंस है।
तो बाकी इसके अंदर चौथी तो है ही नहीं है, और बी के अंदर जो है वो मामला है। तो इसको इस तरीके से पढ़ना आसान हो गया कि दोबारा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि सबसे बड़ी फॉर्म क्या थी, मैंडेटरी। मैंडेटरी की दो टाइप्स थी, एक थी कंपल्सरी और दूसरी थी डिमांड। कंपल्सरी के अंदर दोनों डेट हर लिहाज से इक्वल थे। हाँ, अमाउंट एक की ज्यादा और एक की कम हो सकती है, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो जितनी अमाउंट ज्यादा है वो उतने से वो डेटर और क्रेडिटर वो क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे। ठीक है। और फिर दूसरा आया डिमांड। डिमांड में एक डेट सुपीरियर था, और सुपीरियर की जो क्वालिटी थी वो उसने कहा कि वह तो वो क्वालिटी के लिहाज से हो कि क्वालिटी जब तब लगती जबकि पीछे कुछ सिक्योरिटी हो। और दूसरा उसने कहा ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के अंदर उसने कहा कि जो जिस डेट की जो मेच्योरिटी है वो जल्दी हो, और एक है जिसकी के मेच्योरिटी दूर की हो, तो जो जल्दी वाला है वो सुपीरियर होगा। तो वहां पे जो सुपीरियर डेट वाला होता है वो डिमांड करता है किससे, जो दूसरा डेट है उससे, सेट ऑफ की। और जो दूसरा जो बंदा है उसकी कॉन्सेंट हो या ना हो, उसने उसके ऊपर अमल करना होता है। तो पहले वाला जो कंपलसरी था उसमें दोनों की कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो रहा होता है। डिमांड वाले में सुपीरियर की कॉन्सेंट होती है, और क्योंकि वो अपनी जो जो सुपीरियर है वो उसको फोरगो कर रहा होता है, और जो दूसरे वाला है उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है, वो उसको अमल करना पड़ेगा, डिमांड आ गई। और कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर दोनों की कंसेंट है, बस इतना सा फर्क है। अब है कुछ इसके बारे में कि अ कॉन्ट्रेक्चुअल सेटअप इज परमिसिबल इवन विदाउट द नीड ऑफ द टू डेट्स टू बी सिमिलर एंड काइंड। तो ये भी वो ऊपर वाली बात ही है कि जो उसमें भी हमने पढ़ा था कि सिमिलर एंड काइंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन और मेजोरिटी के इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट द नीड, क्यों कि वो वही अमाउंट वाला मामला यहाँ भी वो करेगा। दिस इज बिकॉज द एग्रीमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल सेटअप मीन्स दैट ईच पार्टी एग्री टू रिलिंकिश एनी एक्स्ट्रा प्रिविलेज एसोसिएटेड विद हिज डेट। तो एक तो यह है कि किसी भी के पास इसके अंदर जो है ना, एक सुपीरियर एक इंफीरियर ये सब मामला इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि अब ये इसके अंदर आ रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर आ रहे हैं, और इसमें हो सकता है कि एक सुपीरियर हो और एक जो है ना दूसरा इंफीरियर हो, लेकिन वो अपनी कॉन्सेंट के साथ मामला कर सकते हैं। अ कॉन्ट्रेक्चुअल सेटअप इज आल्सो परमिसिबल, यानी वो इंफीरियर वाला मामला भी हो सकता है इसमें। और इसी तरह एक डेट्स अगर दूसरे से ज्यादा भी है तो उस सूरत में जो जो ऊपर वाली बातें थी वो एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है, इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी हुई। अब ये इसकी इलिस्ट्रेशंस हैं, इसको देखेंगे तो फर्दर गौर करें, और बातें वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये इलिस्ट्रेशन की फॉर्म में जो है वो दी हुई है, तो इसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको समझ लें फिर ब्रेक करके, ये है जाहिर सी बात है। अब है कि बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू कंक्लूड अ सेट ऑफ इन द फ्यूचर। कि आप पहले जो है वो कोई माहिदा एडवांस में कर लेते हैं कि फ्यूचर में जो हमारी जो भी एप्लीकेशंस होंगी हम उसको सेटअप के थ्रू करेंगे, तो इस चीज़ की इजाजत है या नहीं, तो देख लेते हैं। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड इट कस्टमर or other institution to exchange bilateral promises that debts may be created between them in the future will be settled by way of setup, in which case all the conditions mentioned in the item 2.1 and 2.2 will be applicable at the time of actual setup। यानी ऊपर जो देखेगा 2.1 2.2 में कि वो मैंडेटरी सेटअप है, कॉन्ट्रेक्चुअल सेटअप है, उसी के मुताबिक होगा, लेकिन ये पहले जो है वो बायलैटरल एक्सचेंजेस ऑफ प्रॉमिस जो है वो कर सकते हैं कि हमारे दरमियान फ्यूचर में जो मामलात हो दोनों के दरमियान, वो दोनों फ्यूचर में उनको पता है कि हम डेटर और क्रेडिटर साइमल्टेनियसली बन रहे होंगे, तो भाई वो मायदा कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर, इफ द करेंसीज ऑफ द टू डेट्स डिफर, तो जब जो है वो सेटअप के मामले में करेंसीज डिफर हों, a bilateral exchange of the promise of setup should be concluded on the basis that a setup will take place based on the current currency exchange rate at the time of actual setup। वही जो करेंसी वाला एक्सचेंज हम आज ही पढ़ के आए, करेंसी एक्सचेंज में तो भाई मामला वही होता है कि जिस दिन मामला हो रहा होता है उस दिन का रेट लग के सेटअप हो जाएगा, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दिस रूलिंग इज टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ रिबा बाय राउंड अबाउट मेथड्स और बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग रिबा। तो कह रहे हैं कि ये हमने जो वाकई बात लगाई है ना कि भाई करेंसी का रेट पे होगा, तो अगर आप पहले से बात कर लें और पहले से जो है ना वो कोई मामला तय करें कि रेट के हवाले से, तो उससे हो सकता है कोई एक पार्टी जो है वो बेनिफिट ले रही है, और उसके अंदर जब बेनिफिट लेगी तो रिबा वाले मामला होंगे। तो इस तरह की चीजें तो परमिसिबल है एट एक्सचेंज रेट ऑफ द सेटअप। अब है कि एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ सेटअप टू सम मॉडर्न ट्रांजेक्शन। तो आजकल के दौर में या मॉडर्न ट्रांजेक्शन के अंदर या बैंकिंग के अंदर इसकी क्या एग्जांपल मिलती है।
तो वो कह रहा है द फॉलोइंग आर सम रूल ऑफ सेटअप टू मॉडर्न ट्रांजेक्शंस stipulating setup between the customer and the institution and respect of debts to the institution arising out of the sales and deferred payment. The agreement on contractual set off of future debts, commonly known as set off and consolidation, वो कह रहा है कि इसको इसका नाम देंगे, is a practice employed by large number of financial institutions. This form of setup may take place either compulsory or contractually, depending on whether the situation that gives rise to setup meets the condition of compulsory setup or the condition of कंट्रेक्चुअल सेटअप हो। वो हम समझ के आ चुके हैं कि भाई वो कहता है जिस कंडीशन में वो फॉल करेगा उसके ऊपर देखा जाएगा कि वो कौन सा बन रहा है, कंट्रेक्चुअल बन रहा है या जो है वो कंपल्सरी बन रहा है, ठीक है, यानी मैंडेटरी बन रहा है। मोर ओवर बाय प्री स्टिपुलेटिंग दिस टाइप ऑफ सेटअप एंड द एग्रीमेंट, a fresh agreement may be avoided at the time of setup when the two currencies are different or when one of the debt is superior to the other। ये मामला की बात वो कर रहा है कि भाई बैंक ने जो पीछे एक एग्जांपल थी ना कि उसका हमारे साथ अकाउंट है, वो अब उसका जो अकाउंट है, तो वो अगर करंट अकाउंट है तो उसका जो है वो क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है उसको पैसे देने। अब उसके ने कोई सेल वाला मामला हमारे साथ किया, तो हम जो है वो पहले से मामला कर सकते हैं कि इस चीज के थ्रू हम सेटअप करेंगे। तो इस तरह की बात ये है। या बाज दफा ये भी होता है कि बैंक ने उसके साथ कोई इरादे से मामला किया जिसमें एक 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 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से कि बैंक ने सेल की, तो सेल के अंदर बैंक का रिसीवेबल बन गया, और दूसरे मामले में से कि बैंक ने परचेज की, बैंक का कोई रिसीवेबल, बैंक का पेबल बन गया। तो इस लिहाज से भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट के लिहाज से भी हो सकता है। अगर एग्जांपल दे रहा है, अ सेट ऑफ में टेक प्लेस बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग अ चेक एंड द एंड द ड्रॉयर ऑफ द चेक थ्रू द क्लियरिंग हाउस। तो अब क्लियरिंग हाउस के अंदर आप देखते हैं कि जो है वो बाज दफा जो है कुछ ऐसे चेक होते हैं कि जिनके अगेंस्ट बैंक ने पेमेंट रिसीव करनी होती है, और कुछ ऐसे चेक्स होते हैं जिनके अगेंस्ट बैंक ने पेमेंट करनी होती है। तो वहां पे जो है वो क्लियरिंग हाउस के अंदर ये सेटअप वाला मामला हो रहा होता है कि जो है वो आखिर में चीजें जो है नेट नेट के ऊपर जा रही होती है। दिस फॉर्म ऑफ सेटअप में आल्सो टेक प्लेस इधर कंपल्सरी or contractually depending on whether the state that gives rise to this setup meets the condition of compulsory setup or the condition of contractual setup। ये वाले जो है ना आपको वर्डिंग इसमें मिलेगी, बार बार ये एक ही बात है और इसको हम समझ चुके हैं। सेटअप that is concluded among financial institution through international or national networking systems such as credit cards and debit card जो है ना organization। this form of setup may be either compulsory or contractually depending on whether। इस तरीके से है कि भाई एक मेरा कस्टमर है, तो वो से के मिजान बैंक है, तो उसने जो है वो एमसीबी से पैसे निकाले और एमसीबी के कस्टमर ने मेरे एटीएम से पैसे निकाले। तो ये उस तरह की बात भी है। और फिर जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप कार्ड्स के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, उस तरह के एग्जाम्पल भी है। तो ये भी बेसिक सी बात है। अब है जी करेंसी स्वैप्स। तो स्वैप्स जो है ना वो सीधी सीधी बात है कि स्वैप जहाँ भी आई लफ्स आए तो आपको आपके कान जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वैप अलाउड नहीं है। और कभी जो है वो गूगल कीजिएगा या बाकी वो फाइनेंस की बुक्स देखिएगा कि स्वैप जो है वो इस ये एक पांच दफा बुक्स के अंदर इसके चैप्टर होते हैं पूरे कि स्वैप्स है क्या। और कभी टाइम मिले तो इसको समझ लें। लेकिन स्वैप जो है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि स्वैप के अंदर जो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो जिसको कहते हैं कि उसके थ्रू जो लाइबिलिटीज और राइट्स क्रिएट होते हैं ना, वो लाइबिलिटी और राइट्स आपस में स्वैप किए जाते हैं। इट्स सेल्फ जो है ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पास ऑन नहीं किया जाता। तो इसलिए स्वैप जो है ना वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। द करेंसी स्वैप that are concluded on the basis of riba are not permissible। This is because in this process it is the interest based securities that are set off against interest based securities। तो भाई ये स्वैप जो है वो अलाउड नहीं है। स्वैप का एक गहरा कंसेप्ट है, इसको अपने तौर पे पढ़िएगा, लेकिन सीधी सी बात है कि स्वैप जहाँ भी आपको मिलेगा वो अलाउड नहीं होगा। अब इसके बाद है कि डेट एंड लोन। तो डेट एंड लोन के अंदर जो फर्क है वो इसने बताया है। फिर ड्यू डेट है, फिर डेफर्ड डेट है। तो इनको इनको यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। डेफर्ड डेट डिस्क्रिप्शन, इब्रा और रिकंसिलिएशन और रिकॉला। तो सिर्फ मैं एक चीज को बता देता हूँ, बाकियों को पढ़िएगा। सिर्फ डेफिनेशन वाले मामलात हैं कि एक है डेट और एक है लोन।
तो डेट और लोन में फर्क क्या है? इनके अंदर जो फर्क है वो सिर्फ ओरिजिनेशन का है। जो लोन है उसकी जो ओरिजिनेशन है वो किससे होगी? लोन के कॉन्टेक्ट से होगी, यानी लेंडिंग एंड बोरिंग से होगी। जबकि जब ये एक दफा हो गया, लेंडिंग एंड बोरिंग का कॉन्टेक्ट हो गया, उसके बाद जो अमाउंट है वो डेट ही बन गया, वो डेट बन गया। लेकिन जो जिस टाइम ये कांटेक्ट हो रहा था, तो उस टाइम हम कहेंगे कि लोन दिया जा रहा है या लोन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? डेट बन गया। लेकिन जो डेट है उसकी ओरिजिनेशन जरूरी नहीं है कि लोन से हो, उसकी ओरिजिनेशन थ्रू सेल से भी हो सकती है। यानी क्रेडिट सेल आपने की, अब आपने लोन नहीं दिया, लेकिन जो पेमेंट है, वो जो रिसीवेबल है और जो पेबल है दूसरी पार्टी के लिए, वो डेट बन गया। इसी तरीके से रेंट वाले मामले, रेंट ड्यू हो गया उसके बाद डेट बन गया। इसी तरह आपने काम किया और आपको जो उजरत मिलनी है वो अभी नहीं मिली, वो पेबल हो गई, वो भी डेट है। तो इस तरह इसी तरीके से जो है वो आपने किसी का लॉस कर दिया और उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगी, अब वो पेनल्टी आपने पे करनी है, वो भी आपके ऊपर डेट है। तो यहाँ पे जो मसला आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो ओरिजिनेशन का आ रहा है। और के डेट जो है वो लोन से भी ओरिजिनेट हो सकता है और बाकी मामला से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। जबकि जो लोन है वो सेल से, वो रेंट वाले मामले से, वो पेनल्टी वाले मामले से ओरिजिनेट नहीं हो सकता। तो डेट जो है वो लोन से भी ओरिजिनेट होता है, बाकी सब चीज़ों से भी होता है, लेकिन लोन जो है ना वो इन चीज़ों से ओरिजिनेट नहीं होता। इस तरीके से इनमें फ़र्क है। तो इन चीज़ों को, ये डेफिनेशन की क्लॉजेज हैं, इनको समझिएगा। तो आज हमारे ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 3 स्टैंडर्ड हुए और हम इधर ही कंक्लूड